नमस्कार, दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आज आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है नील। आज का संपादकीय इनकरेक्ट डायग्नोसिस रॉन्ग रेमेडी, यानी जो मर्ज पहचाना है वो पहचान गलत, जो दवाई दे रहे हैं वो दवाई गलत। किस मर्ज और किस दवाई की बात हो रही है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने कुछ नियमों को बदलने की बात की है कि जो आईएएस अफसर हैं, जो स्टेट में तैनात होते हैं, उनको सेंटर में या केंद्र में डेपुटेशन पर भेजे जाने के जो नियम हैं उसमें कुछ बदलाव किए जाने की बात की है। उन बदलावों को लेकर कहा गया है कि मर्ज की पहचान और दवा दोनों गलत हैं। तो ये संपादकीय लिखा है शेट्टी और अमानी साहब ने, दोनों भूतपूर्व आईएएस अफसर हैं। ब्रॉड आउटलुक समझ लेते हैं। शुरुआत में नियमों में जो बदलाव किए जा रहे हैं उनकी चर्चा है। उसके बाद जो समस्या आई है आईएएस अफसरों की कमी की, उसके कारणों की चर्चा है। 4-5 कारण गिनाए गए हैं। उसके बाद समाधान गिनाए गए हैं जो उन समाधानों से इतर हैं जिसको केंद्र सरकार अपनाना चाह रही है। और आखिर में इस बात का जिक्र है कि कैसी समस्याओं और परिस्थितियों से निकलकर आईएएस सेवा जो है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है, वह बन सकी है जिसके लिए उसे आज जाना जाता है। तो ये नियम उस सेवा के स्वरूप के खिलाफ जाते हैं। बिंदुवार चर्चा में और स्पष्ट समझ में आएगा, इसलिए बिंदुवार चर्चा शुरू करते हैं। शुरुआत होती है कि अमेंडमेंट प्रपोज किए गए हैं, बदलाव प्रपोज किए गए हैं रूल 6 कोष्टक ए से। रूल 6(1) आईएएस कार्डर रूल ऑफ 1954, इनमें बदलाव किया जा रहा है। इनके नाम बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो कार्डर रूल है उनमें बदलाव क्या किया जा रहा है वह महत्वपूर्ण है। तो अभी के समय में कार्डर रूल्स के अंतर्गत किसी भी आईएएस अफसर को राज्य से सेंटर में, यानी कि स्टेट से सेंटर में डेप्यूटेशन पर भेजे जाने के लिए 3 इकाइयों की सहमति लगती है। राज्य की सहमति होनी चाहिए, उस आईएएस अफसर की सहमति होनी चाहिए और केंद्र की सहमति होनी चाहिए। सरकार क्या कह रही है? केंद्र सरकार कि नियमों को बदलना होगा। अब अफसर की और राज्य की सहमति आवश्यक नहीं होगी। यहाँ पर हम ये भी समझ लेते हैं कि आईएएस जो है वो एक ऑल इंडिया सर्विस है और इसकी खास बात क्या है कि इसमें अपॉइंटमेंट जो है वो केंद्र द्वारा होता है, लेकिन अपॉइंटमेंट होता राज्यों में है। तो सेंटर और स्टेट का मिला जुला कंट्रोल अलग अलग स्थितियों में इस सर्विस पर रहता है, उन सर्विसेज से इतर जो कि सेंट्रल सर्विसेज हैं, जैसे कि आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, जिसमें केंद्र का सीधा कंट्रोल रहता है। ऑल इंडिया सर्विसेज जो हैं इंक्लूडिंग आईएएस, वहाँ पर इस प्रकार का मिला जुला कंट्रोल रहता है। तो अब यहाँ पर केंद्र के नियमों में बदलाव की कोशिश को इस ऑल इंडिया सर्विस के कैरेक्टर को सेंट्रल सर्विस के कैरेक्टर की तरफ झुकाने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है। अब आप समझ ही गए होंगे क्यों। क्योंकि जहाँ स्टेट, अफसर और सेंटर तीनों की बात सुनी जाती थी इन नियमों में, अब चेंज करके कहा जा रहा है कि अफसर और राज्य की बात को नहीं सुना जाएगा अगर ज़रूरत होती है तो। आगे जानते हैं केंद्र ने किस आधार पर इन नियमों को या इन बदलावों को जस्टिफाई किया है कि राज्य जो हैं वो सेंट्रल डेपुटेशन रिजर्व, यानी उन अफसरों का रिजर्व जिनको राज्य को भेजना चाहिए केंद्र को, नियमों के अंतर्गत उन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उन ऑब्लिगेशंस का पालन नहीं कर रहे हैं। क्योंकि वो उन ऑब्लिगेशंस का पालन नहीं कर रहे हैं तो केंद्र के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में मध्यम लेवल पे बहुत सारे अफसरों की कमी है। स्पेशली कौन से लेवल पर? डेप्यूटी सेक्रेटरी और डायरेक्टर के लेवल पर। संपादकीय कहता है कि देखिए, ये बात सच है कि कुछ समय पहले तक खासतौर पे तमिलनाडु और बंगाल जैसे राज्य अपने अफसरों को आसानी से भेजा नहीं करते थे सेंट्रल डेपुटेशन पर। लेकिन आज के समय में अगर ये समस्या सारे राज्यों में दिख रही है, उन राज्यों में भी जहां बीजेपी की सरकारें हैं, यानी उसी पार्टी की सरकार जिसकी सरकार केंद्र में भी है, और वो तब भी अपने ऑब्लिगेशन पूरे नहीं कर रहे हैं, तो फिर लगता है कि समस्या केवल ये नहीं है कि वो अफसरों को भेजना नहीं चाहते, समस्या कुछ और है। और इसलिए संपादकीय कहता है कि उसका मानना है कि समाधान भी कुछ और होने चाहिए, ज़्यादा सिंपल होंगे, नियमों में इस तरह के बदलाव की ज़रूरत नहीं होगी जो ऑल इंडिया सर्विस के कैरेक्टर को
चरित्र को ही बदल दे। लेकिन सबसे पहले रूट कॉजेज, इसकी जड़ में क्या है, इन समस्याओं को ये समझने की आवश्यकता है। क्या है जानते हैं। पहला कॉज है कि लगभग 1 दशक तक या उससे भी कुछ समय ज़्यादा तक आईएएस अफसरों का जो चयन हुआ उसकी संख्या बहुत घटा दी गई। 140 से 160 आईएएस अफसरों की बजाय 50 से 80 अफसर ही चुने जाते रहे। क्यों सरकार ऐसा कर रही थी कि 1991 के आर्थिक रिफॉर्म्स आ चुके हैं, सरकार मिनिमम गवर्नमेंट की ओर बढ़ना चाह रही थी, या उसकी कल्पना में था कि मिनिमम गवर्नमेंट का अर्थ होगा कि अब इतने सारे आईएएस अफसरों की क्या ज़रूरत है। ये कल्पना गलत साबित हुई। 20 साल लगे सरकारों को ये समझने में, अलग अलग पार्टियों की सरकारें आई गई और अंततः 1991 से चली ये पॉलिसी तकरीबन 20 साल चली और उसके बाद सरकार ने 90 के दशक या 91 से पहले के समय में जितनी भर्तियों को किया जाने का पैटर्न था उस पैटर्न को वापस अपनाया। तो ऐसे में जो ये लगभग 2 दशक बीते उसका नतीजा ये है कि 2021 में आईएएस अफसरों की जो कुल जमा पोस्ट्स थी उनमें से 23% पोस्ट खाली थी। तो फिर संपादकीय क्या कहता है कि अभी जो आईएएस अफसरों का रिक्रूटमेंट हो रहा है उसको 200 के आसपास ले जाना चाहिए प्रति साल कुछ सालों के लिए, ताकि इस कमी को दूर किया जा सके। तो आप जाकर देख सकते हैं कि इस साल जो संख्या आई है वो कितनी है और फिर उसकी तुलना यहाँ दिए गई स्थिति से, यहाँ दिए गए टारगेट से कर सकते हैं। फिर दूसरा कारण ये है कि कार्डर रिव्यू जो है वो बहुत अच्छे से नहीं हो रहा है। कार्डर रिव्यू, कई लोग समझ लेते हैं कि कार्डर का अर्थ है केवल राज्य वाइज कार्डर, यूपी कार्डर किसी को मिल जाता है, हरियाणा कार्डर किसी को मिल जाता है, बिहार कार्डर किसी को मिल जाता है। नहीं, यहाँ पर उसकी बात नहीं हो रही है। कार्डर का मतलब हुआ कि कई पोस्ट्स जो हैं, कई जो पद हैं उसको कार्डर स्पेसिफिक रखा गया है। इसी प्रकार का हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है। जैसे एसएसपी की पोस्ट पर केवल एक आईपीएस हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पोस्ट पर एक आईएएस ही होता है। इसको कहा जाता है कि इन पोस्ट्स को कार्डर के साथ बांध देना या कार्डर्ड पोस्ट। ठीक है, तो इसके आलोक में देखते हैं कि संपादकीय क्या कह रहा है। संपादकीय कह रहा है कि कार्डर रिव्यू होते रहना चाहिए कि किन पदों को किस किस कार्डर के अंतर्गत रखा गया है, और ये आमतौर पर केंद्र और राज्य दोनों द्वारा होता है, ताकि कई जो स्ट्रेटेजिक और बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट हैं उनको कार्डर पोस्ट के तहत रखा जाता है, और ऐसी कई कार्डर पोस्ट आईएएस अफसरों के लिए उदाहरण के तौर पर ईयर मार्क्ड रहती हैं, चयनित रहती हैं कि इन पदों को इन कारणों से, जो भी कारण होते हैं कि ये प्रशासन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें राज्य और केंद्र के बीच एक सामंजस्य चाहिए, इस तरह के तमाम कारण हो सकते हैं। इन कारणों के आलोक में उन पदों को आईएएस कैडर के साथ जोड़ दिया जाता है। संपादकीय एक उदाहरण देकर कहता है कि कितनी अजीब बात है कि कुछ राज्यों में डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स का कमिश्नर, आर्कियोलॉजी का कमिश्नर, कमिश्नर ऑफ म्यूजियम, ऐसे पदों को भी कार्डर पोस्ट बना के रखा गया है। तो क्या ऐसे पदों को भी कार्डर पोस्ट के तौर पर रखा जाना चाहिए? इसका जो रिव्यू सिस्टम है, अगर वो काम करता तो ये पद ऐसे कार्डर पोस्ट नहीं रहते। क्योंकि देखिए समस्या क्या आ रही है, क्योंकि ये पद कार्डर पोस्ट हैं तो इन सब पोस्ट के लिए भी, मान लेते हैं कि आईएएस कार्डर के पद हैं, तो इन सब पोस्ट के लिए भी एक एक आईएएस अफसर अपॉइंट होगा या आईएएस अफसरों की टीम अपॉइंट होंगी। तो फिर आईएएस अफसरों की जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है वो पद या तो खाली रहेंगे या फिर दिखता रहेगा कि आईएएस अफसरों के लिए बहुत सारे पद खाली हैं। तो संपादकीय कहता है कि प्रॉपर कार्डर रिव्यू सिस्टम होना चाहिए, जिससे अगर कम ज़रूरी पदों पर या ऐसे पदों पर जहाँ पर कम वरिष्ठ प्रशासकों को भी बैठाया जा सकता है, वहाँ से बहुत सारे आईएएस अफसर रिलीज होंगे और इस कमी पर तुरंत लगाम लग सकेगी। इसी प्रकार से ये तो राज्य की बात हो गई। केंद्र के स्तर पर भी कई सारे जो मंत्रालय हैं वहाँ पर ऐसे ऐसे विभाग हैं जो स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट पर काम कर रहे होते हैं। हम जानते हैं कि शेड्यूल 7 के अंतर्गत तो केंद्रीय मंत्रालयों को सेंट्रल लिस्ट के सब्जेक्ट पर ही काम करना चाहिए और थोड़ा कॉन्करेंट लिस्ट पर भी ध्यान देना चाहिए। तो संपादकीय क्या कहता है कि अभी भी यहाँ पर हर डिपार्टमेंट में
राज्य के अंतर्गत जो मैटर्स आते हैं उसके लिए भी बहुत सारे अफसर तैनात होते हैं। तो इसको भी अगर सही किया जाए तो ये भारत के फेडरल स्ट्रक्चर के लिए भी ठीक होगा और बहुत सारे आईएएस अफसर भी ऐसी स्थिति में रिलीज हो सकेंगे। और अगर वो रिलीज होंगे तो आईएएस अफसरों की केंद्र के स्तर पर डिमांड भी घटेगी और जो राज्यों का अभी ऑब्लिगेशन है कि उसको एक रिजर्व में कंट्रीब्यूट करना होता है अपने अपने अफसरों के माध्यम से, जिस रिजर्व से या जिस सूची से अफसर केंद्र में अपॉइंट किए जा सकें, तो वो दबाव भी राज्यों पर कम होगा। तो अब हम आते हैं तीसरे कारण पर। तीसरा कारण है कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस ग्रुप बी करके एक रिक्रूटमेंट हुआ करता था केंद्रीय सचिवालय सर्विस ग्रुप बी में, जो कि बहुत सारे अफसरों को सप्लाई किया करता था केंद्रीय सचिवालय या मंत्रालयों में प्रशासन संभालने के लिए। उसके अलावा सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में भी, केंद्रीय सचिवालय में भी बहुत सारे अफसर जो अपॉइंट हुए थे उनका 2011 के बाद से प्रमोशन अटका हुआ है। वो प्रमोट होके उस पोस्ट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां पर वो आईएएस कैडर के पदों को संभाल सकें। तो ये भी तीसरा कारण है क्या, कुछ सर्विस का डिसकंटिन्यू कर दिए जाना और कुछ प्रमोशंस का अटके रहना, जिसके चलते जो हम बात कर रहे थे, जो मिड लेवल पर अफसरों की कमी है वो फिर कमी नहीं होगी अगर ये इस तरह की सर्विसेज में अपॉइंटमेंट फिर से शुरू किया जाए और जो प्रमोशंस अटके हुए हैं उनको भी पूरा कर दिया जाए। तो तीसरा कारण भी हमने जान लिया। चौथा कारण ये है कि वो अफसर जो प्रमोशन के बाद आईएएस कैडर में आते हैं, हम जानते हैं स्टेट सिविल सर्विसेज में, इसको आम भाषा में पीसीएस कहा जाता है, बहुत सारे लोग सेलेक्ट होते हैं, वो अपनी सेवा राज्य को देते हैं। एक तय समय के बाद उनका प्रमोशन उन्नत सर्विस में हो जाता है, उससे सीनियर सर्विस में हो जाता है, जैसे उदाहरण के तौर पे आईएएस में हो जाता है। तो वहाँ से भी जिन लोगों का इसमें प्रमोशन होता है उनकी उम्र लगभग 35 से 55 वर्ष के बीच होती है, इस पर डिपेंड करते हुए कि वो किस उम्र में उस सर्विस में गए थे। उनके पास बहुत अनुभव होता है राज्य में काम करने का, वो अनुभव सिमट के रह जाता है राज्य तक ही। तो संपादकीय कहता है कि ऐसे अफसरों को भी कम से कम 2 साल के लिए सेंट्रल डेपुटेशन पर बुलाया जाना चाहिए मसूरी में उनकी ट्रेनिंग के बाद, और इस सेंट्रल डेपुटेशन के बाद ही उनके राज्य में उनका प्रमोशन करना चाहिए। तो इस प्रकार से भी जो कमी है सेंटर में आईएएस अफसरों की और मिड लेवल में प्रशासकों की, उस कमी से निपटा जा सकता है। पांचवा कारण जिसकी वजह से कमी आती है वो ये है कि सेंट्रल डेपुटेशन के लिए जो नियम केंद्र द्वारा बनाए गए हैं उसमें कई तरह की ऐसी कंडीशंस हैं आने वाले आगंतुकों पर, जो अफसर स्टेट से सेंट्रल डेपुटेशन पर जा रहे हैं उन पर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, बेहतर इंसेंटिव नहीं होते हैं। उनको जो ऑफ़र दिया गया है अगर वो तय समय के अंदर नहीं लेते हैं तो ऑफ़र लैप्स कर जाता है। वो किसी पद पर अगर सेंटर में आ गए हैं तो तुरंत कुछ साल बाद वो उस पद पे कंटिन्यू नहीं कर सकते, उन्हें कहीं और जाना होता है कूलिंग ऑफ पीरियड के लिए, और उसके बाद ही वो वापस उस पद पर अगर आना चाहें तो आ सकते हैं। तो इस प्रकार की तमाम रिस्ट्रिक्शंस हैं, और जिस दौरान मिड लेवल पोस्टिंग के लिए सेंट्रल डेपुटेशन में अफसर का समय आता है वो राज्य में बहुत बेहतर स्थिति में होता है। असल में वो ऐसी स्थिति पे होता है जहाँ पर बहुत अधिक कार्य किया जा सकता है। तो ऐसे में भी वो जाना नहीं चाहता सेंट्रल डेपुटेशन पर, या जाना नहीं चाहती हैं वो अफसर सेंट्रल डेपुटेशन पर, और इस क्योंकि वो पहली बार ही नहीं जाना चाहती जॉइंट सेक्रेटरी जैसे पदों पर जो सेंट्रल डेपुटेशन में मिल रहा होता है, तो फ्यूचर में जो एडिशनल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी जैसे पद जब सेंटर में खुलते हैं तो वो आईएएस अफसर उसके लिए भी एलिजिबल नहीं होती। तो ये भी एक समस्या है जिसको समझने की ज़रूरत है। तो अब समाधान क्या है? हमने कई तरह की समस्याएं तो समझ ली, समाधान क्या है? समाधान ये है कि एक तो मैंडेटरी कर दिया जाए आईएएस अफसरों के लिए कि वो अपने सर्विस के 9 से 25 साल के बीच, अपनी सर्विस के 9 से 25 साल के बीच कम से कम 3 साल सेंट्रल डेपुटेशन में उनको रहना ही होगा। और अगर उनको स्टेट कैडर में प्रिंसिपल सेक्रेटरी ग्रेड से ऊपर जाना है, जो कि आमतौर पे 25 साल की सर्विस पे के बाद जाते हैं, तो वो तभी जाने दिया जाए अगर वो अपने 3 साल केंद्र में देकर आए हैं। तो इस प्रकार से केंद्र को ये इंश्योर्ड रहेगा
कि उसके पास सप्लाई ऑफ आईएएस अफसर बनी रहे उसकी सर्विसेज के लिए। और क्योंकि ये पीरियड भी बहुत लंबा है 9 से 25, तो जो अफसर हैं उनके पास भी एक कन्वीनियंस रहेगी कि वो जब जाना चाहें तब अप्लाई कर सकें केंद्र के पास कि हम कुछ समय केंद्र में सेंट्रल डेपुटेशन पर कार्य करना चाहते हैं। तो दोनों की ही समस्याएं हल हो रही हैं। अभी जो बंदिश लगती है कि उसी समय जाना है जब वो राज्य में बहुत बेहतर पोजीशन पे काम कर रहे होते हैं, उन पोजीशनों पे जिन पर वो कार्य करना चाहते हैं, तो उस बंदिश से भी वो आज़ाद हो जाएंगे और केंद्र सरकार को जो सप्लाई चाहिए आईएएस अफसरों की, वो समस्या भी हल हो जाएगी। इसके अलावा अभी जो आईएएस अफसरों का एम्पैनलमेंट होता है, एम्पैनलमेंट यानी कि जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी जैसे पदों पर, ये माना जाता है, एक्रोनिम माना जाता है। जो एम्पैनलमेंट होता है सबसे पहले अंडर सेक्रेटरी, फिर डेप्यूटी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी एंड फिर सेक्रेटरी। तो जो ये एम्पैनलमेंट होता है माना जाता है कि अभी ये ओपेक होता है, बहुत क्लियर नहीं होता। ओपेक यानी अपारदर्शी होता है, मनमानी, आर्बिट्ररी यानी मनमानी चलती है किस्म के इसमें। तो सेंटर को संपादकीय कहता है कि अपने जॉइंट सेक्रेटरी, अपने एडिशनल सेक्रेटरी, अपने सेक्रेटरी उन आईएएस अफसर से उसी प्रकार चुन लेने चाहिए जैसे कि वो अपने डेप्यूटी सेक्रेटरी या डायरेक्टर चुनती है। जो राज्य सरकार में इक्विवेलेंट पद पर, यानी इन्हीं पदों के समकक्ष जो अफसर हैं, उनमें से ही केंद्र को अपने सीनियर अफसर यानी कि सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी चुन लेने चाहिए। इसमें पारदर्शिता अपने आप आ जाएगी इस कदम से। और इसके थ्रू, क्योंकि केंद्र सरकार के पास तो 28 राज्यों से इस तरह का पूल अवेलेबल रहेगा, तो केंद्र के पास हमेशा एक बड़ा पूल अवेलेबल रहेगा कि वो अपने अलग अलग लेवल्स पर अफसरों को जहाँ से अपॉइंट कर सकती है। तो ये सब सुधार बताने के बाद संपादकीय कहता है कि हमारा मानना है जो सरकार बदलाव करना चाह रही है, नियमों को बदलना चाह रही है, वो गलत समस्या पहचान रही है और गलत सॉल्यूशन लगा रही है। क्योंकि अगर ये सॉल्यूशन लगा भी दे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि भाई अगर ये सॉल्यूशन केंद्र सरकार ले भी आती है, नियमों को बदल भी देती है, तो राज्य तब भी केंद्र में जाने वाले अफसरों को रोक ही सकेंगे, वो तरीके बदल लेंगे। उदाहरण के तौर पर जो परफॉर्मेंस असेसमेंट होता है, उनको बताना होता है कि कितना बेहतर परफॉर्मेंस किया है अफसर ने, जिसके आधार पर फिर सेंट्रल में डेपुटेशन आधार हो जाता है, आसान हो जाता है। उस परफॉर्मेंस को ही खराब कर दिया जाएगा। तमिलनाडु में उदाहरण दिया गया है, ये अक्सर होता था कि सेंट्रल डेपुटेशन पे जाने से रोकने के लिए राज्य सरकार अफसरों के आगे नोट लिख देती थी कि ये अफसर जो है ये बिलो एवरेज अफसर है। तो इसका नुकसान दोनों को ही होता था, अफसर को भी और केंद्र सरकार को भी, क्योंकि उनको काबिल अफसर नहीं मिल पाते थे। तो बेसिक बात ये है कि सबको साथ लेकर चलने पर ही इस प्रकार की व्यवस्था काम कर सकती है। संपादकीय कहता भी है कि फोर्स फेल्स, जहाँ ताकत हार जाती है वहाँ परसुएशन सक्सीड्स। मिलजुल कर लोगों को सहमत करके कार्य कराया जा सकता है। यानी कि ये कोई ऐसी समस्या नहीं है कि राज्य अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, उस रिजर्व में अफसरों को नहीं दे रहे हैं जहाँ से केंद्र अपने यहाँ अपॉइंटमेंट कर सके। ये ऐसी समस्या नहीं है जिसको कैबिनेट सेक्रेटरी सारे चीफ सेक्रेटरीज से, कैबिनेट सेक्रेटरी यानी सेंट्रल लेवल पर आईएएस अफसरों का सर्वे सर्वा, जबकि चीफ सेक्रेटरी यानी स्टेट लेवल पर वहाँ की ब्यूरोक्रेसी का सर्वे सर्वा। तो ऐसा नहीं है कि इस समस्या को बातचीत से नहीं सुलझाया जा सकता। कैबिनेट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी से बात कर सकते हैं या प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर्स से मीटिंग कर सकते हैं। संपादकीय ये भी कहता है कि आर्टिकल 263 तो संविधान में है ही इसलिए कि जो इंटर स्टेट काउंसिल है, अंतर्राज्यीय परिषद है, वो इस तरह के सेंटर स्टेट मसलों पर बातचीत को आसान बनाए, इससे पहले कि ये मसले हाथ से निकल जाएं। तो फिर से हमें क्या ध्यान रखना है, आर्टिकल 263 एक संवैधानिक बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इंटर स्टेट काउंसिल या अंतर्राज्यीय परिषद की बात करता है। खैर, संपादकीय इस बात के साथ अंत होता है कि 1947 में हमारे 60% से ज़्यादा अफसर इसलिए चले गए थे क्योंकि या तो वो अंग्रेज़ थे या उन्होंने पाकिस्तान जाना स्वीकार किया था। लेकिन ऐसी स्थिति में भी जो
तब के गृह मंत्री थे सरदार पटेल। उन्होंने बहुत ही सूझबूझ से काम किया, राज्यों के साथ मिलजुल कर काम किया और राज्यों के अफसरों की सहायता से, राज्यों की सहायता से बहुत जल्दी ही उस कमी को पाट लिया। इस बात को याद रखे जाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भारत का संघीय ढांचा है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है और राष्ट्रीय एकता है और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी है, प्रशासनिक एफिशिएंसी है, इन सब के लिए ज़रूरी है कि केंद्र और राज्य मिलकर काम करें। तो ये था आज का संपादकीय। मिलते हैं एक नए महत्वपूर्ण संपादकीय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।